देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं एक लोको पायलट हूँ। दोस्तों, वैसे तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई सारे हादसे हुए हैं जिन्हें मैं आज तक भूल नहीं पाया। इस घटना के घटने के बाद मेरा पूरा चरित्र ही बदल गया। साल 2014 की बात है ये, जब मैं एक नया लोको पायलट बना था। मैं इस काम में भले ही नया था, लेकिन मेरे ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी होती थी और उन्हें भी मैं काफ़ी अच्छे से संभाल लेता था। लेकिन जब मैं ट्रेन में होता था तब मुझे थोड़ा ठीक लगता था। उस दिन मैं ट्रेन ड्राइव करता हुआ कुल्हाड़ीपुरा के लिए रवाना हुआ, क्योंकि वह स्टेशन हमारी ट्रेन का सबसे अंतिम स्टेशन भी था, जिस कारण हमें उस जगह पर काफ़ी आराम मिलता था। उस दिन मैं अपनी ट्रेन में बैठा हुआ था कि मुझे ट्रेन की टीटी से खबर मिली कि आगे का पूरा माहौल बिगड़ चुका है। दरअसल उस समय उस एरिया में एक हड़ताल चल रही थी, जिस कारण पत्थरों की बारिश ने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी और काफ़ी स्टेशन पर तो कोई भी यात्री नहीं था। लेकिन इससे मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाद में टीटी ने बताया कि उस जगह से ट्रेन को निकालने का मतलब है कि अपनी मौत को बुलावा देना, क्योंकि लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश फैला हुआ था। और जैसे ही पुलिस रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, वैसे ही हमें भी उन स्टेशनों से निकलना था। अभी हम एक स्टेशन से निकले ही थे कि मुझे काफ़ी ज़ोर से टॉयलेट लगने लगी, मगर अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं सफ़र के बीच टॉयलेट करने के लिए जा सकूं। हालांकि उस वक्त मेरे अलावा ट्रेन के अंदर दूसरा ड्राइवर भी था। बाद में मैंने अपने आप को रोक के रखा और दूसरे स्टेशन के आने का इंतज़ार करने लगा। और जब तक दूसरा स्टेशन आता कि मैं बाथरूम की ओर चल पड़ा। शाम के लगभग 6:15 बज चुके थे और धीरे धीरे सूर्य भी आसमान से गायब होने लगा। पूर्व दिशा की ओर से होने वाला अंधेरा रात होने का संकेत दे रहा था। इसी बीच मैंने देखा कि ड्राइविंग बोगी के अंदर मुझे एक लड़की नजर आई। मैं तो ये देखकर हैरान था कि आखिर ड्राइविंग बोगी में ये लड़की कहाँ से आई होगी, क्योंकि उस वक्त हम दो लोग ही उस डिब्बे में मौजूद थे। उस वक्त मैं बाथरूम करके वापस अपनी सीट पर लौटने ही वाला था कि मेरा पैर दरवाजे के बीच में अटक गया, जिस कारण मैं अपने पैर को छुड़वाने में लगा और फिर मैं उस बोगी के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन अब वहाँ पर उस दूसरे ड्राइवर के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। फिर मैंने उस लोको पायलट से पूछते हुए कहा कि अरे जयेश, अभी अभी इस बोगी के अंदर एक लड़की घूम रही थी, कौन थी वो? ये सुनकर जयेश अपनी हैरानी भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा और फिर मुझसे बोल पड़ा, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। उसकी बातें मुझे भी हैरानी में डाल रही थी। बाद में मैंने ये सोचकर इस बात को टाल दिया कि शायद ये मेरा कुछ छोटा मोटा वहम होगा और फिर मैं अपने ड्राइविंग के काम में जुट गया। मैं अपनी धुन में गुनगुनाते हुए अभी ट्रेन के अंदर बैठा ही था कि किसी ने अपना मासूम सा हाथ मेरे कंधे पर रख दिया, जिस कारण मैं किन्हीं यादों में खो गया। उस वक्त मानो मैं सब कुछ भूल सा चुका था। तभी मेरे सहकर्मी ड्राइवर ने कहा, अरे भाई साहब, आज आप काफ़ी रोमांटिक मूड में लग रहे हैं। तब जाकर मुझे ठीक से होश आया। मैंने चारों तरफ देखा तो ट्रेन की छोटी सी खिड़की से आने वाली ठंडी ठंडी हवा मुझे प्राकृतिक आनंद का अनुभव करवा रही थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि किसी ने मेरे कंधे पर अपना मासूम सा हाथ रखा था और जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर पता नहीं क्यों, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरा कोई बेहद करीबी मेरे आसपास मंडरा रहा है और मैं उसे देख पाने में बिल्कुल नाकाम हूँ। मैंने एक बार फिर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन आज का दिन सच में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आलसी और भारी भारी सा बीत रहा था। बाद में ट्रेन लगभग 1 घंटे के लिए एक स्टेशन पर रुकने वाली थी, जहां पर मुझे बाहर की हवा खाने के साथ साथ हल्का होने का भी मौका मिलने वाला था। फिर जब डोडनगर स्टेशन पर ट्रेन को एक बड़ा सा ब्रेक मिला, तब जाकर मुझे भी ट्रेन से नीचे उतरने का मौका मिला था। पहले तो मैं चाय की चुस्कियां लेने के लिए एक चाय की टपरी पर बैठ गया और बाद में वापस ट्रेन की ओर मुड़ चला। तभी मुझे पटरियों के ऊपर एक 6 फीट लंबा चौड़ा आदमी दिखाई देने लगा, जो काफ़ी देर से किसी मूर्ति की तरह उन रेलवे की पटरियों पर खड़ा था। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता ही रहा और बाद में मुझे एक आम भारतीय इंसान की हरकतें देखकर गुस्सा आने लगा, जिस कारण मैं उस पर चिल्लाते हुए बोला, अबे तुम्हें मरना है क्या? मेरी ही ट्रेन मिली थी मरने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो मेरी बातें उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाई। वो उसी तरह खड़ा रहा और मैं गुस्से से तिलमिलाता हुआ उसकी तरफ बढ़ चला और उसे गालियां तक देने लगा।
मगर इसके बावजूद उस पर मेरी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंच पाता कि उस चाय की टपरी वाले ने मुझे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? तो मैंने उसे भी पटरी पर खड़े उस आदमी के बारे में बताया तो वह मुझसे बोल पड़ा, अरे भाई साहब, लगता है आज आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। मुझे तो उस रेलवे लाइन पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। और फिर जब मैं वापस उन पटरियों की तरफ पलटा तो सच में वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। मगर कुछ देर पहले ही मैंने एक आदमी को रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा देखा था। फिर इतनी सी देर में वो कहाँ पर गायब हो गया, इस बात से मैं भी अनजान था। लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, जिस कारण मैं उस जगह पर पहुंची गया जहाँ पर वह आदमी कुछ देर पहले मुझे खड़ा हुआ दिखाई दिया था। लेकिन जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहाँ आदमी तो छोड़ो, दूर दूर तक किसी जानवर तक का भी नामो निशान तक नहीं था। और ये संकेत बता रहे थे कि इस जगह पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। आज का माहौल वैसे भी पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था, जिस वजह से मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे बढ़ सकूं। फिर मैं उसी जगह से वापस ट्रेन की तरफ लौट आया। अब ट्रेन के चलने में भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं था और तभी एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें बताया गया कि जिस जगह पर अब ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन को उसी जगह पर लगभग आधे घंटे के लिए और रुकना होगा। और उसकी मेन वजह थी काफ़ी दिनों से चल रही बड़ी हड़ताल। और थोड़ी ही देर के बाद मूसलाधार बारिश भी दखल देने लगी। पूरा का पूरा स्टेशन एकदम गीला होने लगा। पानी की छींटों ने पूरे के पूरे माहौल को एकदम से बिगाड़ सा दिया था। और तभी मुझे स्टेशन की बड़ी सी लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। लेकिन ना ही तो उसका चेहरा मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था और न ही उस लाल लाल लाइट की रोशनी में उसके कपड़े ढंग से दिखाई दे रहे थे। अब मैं ट्रेन से नीचे उतरकर उस आदमी से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ट्रेन भी स्टेशन से चलने ही वाली थी और उस वजह से मैं ट्रेन में ही बैठा रहा। और फिर मैंने अपने सहकर्मी लोको पायलट को उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको वो आदमी कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? इससे पहले कि जायस उस आदमी की तरफ देख पाता, मेरे हाथ में जो पानी का गिलास था वो मेरे हाथ से छूटकर उसकी पैंट पर गिर पड़ा और इसी छोटे हादसे की वजह से हम दोनों का ध्यान ही टूट गया। फिर हम दोनों ने जब वापस उस तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मैं एक बात तो समझने लगा कि शायद ये वही आदमी है जो मुझे कुछ देर पहले रेलवे लाइन पर भी दिखाई दिया था। और मुझे ये पूरा विश्वास हो चुका था कि कुछ देर के बाद ये आदमी मुझे फिर से दिखाई देगा, जिस कारण अब मैं इसका इंतज़ार करने लगा। और फिर मेरा ध्यान भी एकदम से इन चीज़ों से हट गया और उसके कुछ पल बाद ही हमें ट्रेन को स्टेशन से निकालना पड़ा। हम लोग अभी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आराम से ड्राइविंग कर रहे थे। फिर हम लोग अपने काम के एंड के छोर तक पहुंच गए जहां से मुझे 2 घंटे का समय मिलने वाला था। दरअसल इस वक्त मैं खाना वाना खाकर वापस ट्रेन में लौटने वाला था। उस वक्त मैं स्टेशन के पास बने एक दुकान के अंदर खाना ही खा रहा था कि तभी मेरी नज़रें एक लड़की पर पड़ी जो बार बार मेरी तरफ ही देख रही थी। उस वक्त उस लड़की ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था, जिस वजह से मैं उस लड़की का चेहरा देख ही नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि ये तो वही लड़की है जो कुछ देर पहले मुझे ट्रेन के अंदर नज़र आई थी, लेकिन मैं ये बात पूरे दावे के साथ भी कैसे कह सकता था। बाद में मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और खाना खाने के बाद मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और अब उस ट्रेन का इंतज़ार करने लगा जिसके अंदर अब मुझे ड्राइव करना था। और जब मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर आया तो उस वक्त चारों तरफ घनघोर अंधेरा फैला हुआ था। भले ही वह पूरा रेस्टोरेंट रोशनी में जगमगा रहा था, लेकिन बाकी का एरिया एकदम सुनसान था और स्टेशन से वह रेस्टोरेंट बेहद करीब था। मैं पैदल पैदल स्टेशन की ओर निकल पड़ा, लेकिन जब मैं स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं झट से पीछे मुड़ा तो मैंने एक बार पाया कि एक आदमी जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे वह मुझे फॉलो करता हुआ मेरे जस्ट पीछे पीछे चल रहा था। उस वक्त रात के लगभग 11 बज रहे थे। फिर मैंने उस आदमी पर गौर नहीं किया, लेकिन इसके बाद उस आदमी ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि जब मैं दोबारा पीछे पलटा तो उसका आकार बढ़ने लगा और अब वह आदमी देखने में पहले से भी काफ़ी लंबा लग रहा था और साथ ही उस आदमी के ढंग भी मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगे। और जिस वजह से मुझे ये समझ आने लगा कि यह कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है और मैं तुरंत ना चाहते हुए भी वहाँ से भागने लगा।
और इतने में ही मेरा पैर कीचड़ के अंदर गिर गया, जिस कारण मैं फिसलते हुए ज़मीन पर नीचे गिर पड़ा। फिर वह आदमी भी मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका था, लेकिन जब मेरी नज़रें उसके चेहरे पर पड़ी तब जाकर मुझे एक दहशत का सही नाम मालूम चल पाया कि आखिर डर किसे कहते हैं। दरअसल उसका पूरा का पूरा चेहरा मानो किसी ने उसके चेहरे को नोच दिया हो। मैं तो डर के मारे कांप रहा था और मुझे अपनी मौत अपने सामने नज़र आ रही थी कि तभी वहाँ पर मुझे वही लड़की नज़र आने लगी जो कि कुछ देर पहले मुझे रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई दिखाई दी थी। इस बार वह लड़की उस आदमी की ओर देखने लगी और पता नहीं कैसे, लेकिन वह मनहूस और खौफनाक दिखने वाला आदमी कुछ देर के बाद ही हवा में एकदम से धुआं हो गया और फिर उस लड़की के चेहरे से वो दुपट्टा एकदम से हवा में उड़ गया। फिर जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं पूरा इमोशनल हो गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि अर्चना ही थी, जो मेरी प्रेमिका भी थी और जिससे मैंने सच्चा प्यार किया था और एक बड़े एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन आज भी उसने मुझे अपने आसपास होने का आभास भी करवा दिया। दोस्तों, सच में उस दिन मैं काफ़ी इमोशनल रहा हूँ, लेकिन आज भी मुझे अर्चना अपने करीब होने का आभास करवाती है। लेकिन वह आदमी कौन था और आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ा था, इस बात का पता तो मैं आज तक नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद मैं बीच रास्ते में कभी भी ट्रेन से नीचे नहीं उतरा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।